नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भू आकृतियाँ और उनके विकास के बारे में, यानी कि उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। उनमें हम देखेंगे आज हिमानीकृत भू स्थलाकृतियाँ कौन सी होती है। हिमानी मतलब ग्लेशियर से के अपरदन से, ग्लेशियर के निक्षेपण से कौन कौन से प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। इससे पिछले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रवाहित जल होता है, उसके निक्षेपण से जलोढ़ बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है ना। इस प्रकार से हमने देख लिया था नदी किस प्रकार से विसर्प करती हुई जाती है, वो सब चीज़ें हमने उसमें देख ली थी। फिर उसी में हमने देखा था कि भौम जल है, उसके द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट होता है, घोल रंध्र बनते हैं, युवाला बनते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हमने देख ली थी। आज का जो लेक्चर होता है इसमें हम देखेंगे कि हिमानीकृत कौन सी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ हिमनद क्या होता है। हिमनद होता है, सबसे पहले हिमनद जो है नाम से आपको पता हो जाएगा। हिमनद मतलब ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है कि एक क्षेत्र होता है जिस पर बहुत सारी बर्फ जो होती है वो जमी होती है, वो होता है ग्लेशियर। वो देखिए पहाड़ों के पर्वतों के ऊपर भी हो सकता है, या वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो समतल जैसा आपको प्रतीत हो और उसके ऊपर भी बर्फ जमी हो सकती है ना। तो महाद्वीपीय हिमनद जो होते हैं वो गिरिपद हिमनद वे होते हैं जो वृहद समतल क्षेत्र पर होते हैं, वो गिरिपद होते हैं, और पर्वतीय घाटी, ठीक है, इस प्रकार से वो होते हैं। तो पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम समूह को क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये आप देख लीजिए, ये पूरे पर्वत हैं, यहाँ पर ये पूरी हिम जो है यानी बर्फ जो है वो इस प्रकार से बह के नीचे आ रही है, तो यही है हिमनद। ये पर्वतों के क्षेत्र में हो सकता है या घाटियों में जमा हुआ ये हो सकता है। ये दो प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। तो पर्वतीय ढालों पर भी ये होते हैं, यही है। और ये बहुत धीरे धीरे ये आगे सरकते हैं, आगे चलते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्रवाहित जल यानी कि जो नदियां हैं वो किस प्रकार से बड़ी स्पीड से चलती है आगे, परंतु ये जो है इनका वेग बहुत ही धीरे होता है। ये बहुत ही जैसे कि प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर तक ही ये चलते होंगे, ठीक है ना। ये जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में बहुत सारे हिमनद हैं, यानी कि बहुत सारे ग्लेशियर हैं। और जब मैं आपको भारत की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ ना, तब मैं आपको ये और भी अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर। जो हिमालय पर्वत हैं उनके ढालों पे और ढालों में जो घाटियाँ बनी है वहाँ पर ये बहते हैं। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर देखा जाए कि जो अपनी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो गंगोत्री जो हिमनद है वहाँ से ही निकलती है ना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, ये है अपनी गंगा नदी, है ना। ये गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ही गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, इस प्रकार से, है ना। ये यहाँ पर देखिए, ये अपनी भागीरथी नदी है, और ये अलकनंदा नदी है, यहाँ से आ रही है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी आके देवप्रयाग में जब मिलती है तब जाके गंगा बनती है ना। ये समझ गए आप लोग। बस तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिखा है वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब हिमनद जो है जब वो अपने जो बहेंगे, मान लो सॉरी, जब वो गति करेंगे आगे, तो वो अपरदन तो करेंगे ही करेंगे। जब जल अपरदन कर सकता है तो हिम तो कठोर होती है उससे भी, तो वो अपरदन करेगी। उसके साथ वो थोड़ा गाद, मिट्टी, शैलखंड वगैरह वो साथ में लेके जाएगी। और जब वो लेके जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि उनका वो निक्षेपण भी करेगी, और उनके निक्षेपण से क्या होता है, हिमानी धोत या आउटवाश प्लेन जो है उनका निर्माण होता है। आउटवाश प्लेन जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे लेक्चर में, थोड़ा आगे, है ना। तो आउटवाश प्लेन जो है उनका निर्माण हो जाता है। जैसे कि ये हिमनद है, ये यहाँ से बह के आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ में जो आसपास का जो क्षेत्र होगा उसका घर्षण करेगा। उस घर्षण और विघर्षण की वजह से यहाँ पर अपरदन होगा, और इसके साथ जो मलबा और जो हिमशैल और वो जो शैल वगैरह जो आएंगे वो आगे जाकर ये जमा कर देगा। वही क्या हो गया, आउटवाश प्लेन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अपरदिश स्थल रूप होते हैं, उनमें किस प्रकार के स्थल रूप होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले है सर्क का अगर मैं आपको सीधा ऐसा पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं पहले आपको चित्र दिखाऊंगा कि सर्क क्या होता है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्क, ये दिख रहा है, ये गड्ढा सा आपको दिख रहा है, ये सर्क। ये गड्ढा से किस लिए बना, क्योंकि बर्फ जो है यहाँ पर जमी होगी, और बर्फ ये फिसल, मतलब यहाँ से गति करके नीचे की तरफ आएगी, इसलिए यहाँ पर गड्ढा हो जाता है। यही जो गड्ढे से होते हैं, ये गर्त जो होते हैं, वही क्या होते हैं, सर्क होते हैं। अब आ जाते हैं सर्क क्या होते हैं। ये सर्क गहरे, लंबे, चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली होती है ना। इस प्रकार से इनकी दीवारें जो है तीव्र ढाल वाली हो जाती है ना।
यहाँ से जो है, क्योंकि बर्फ़ इस प्रकार से हिम जो है वो आगे चलती है, और इनकी तीव्र ढाल वाली होती है, सीधी होती है, और अवतल होती है। अवतल मतलब धसी हुई होना, अवतल होना। उत्तल मतलब बाहर की तरफ निकली हुई, है ना। और यहाँ पर अगर देखिए इन्हीं सर्क के अंदर अगर पानी भर जाए तो वहाँ पर जो है वो झील बन जाती है, और झील को क्या कहते हैं, टॉर्न झील, क्योंकि इसे सर्क या टॉर्न दोनों कहते हैं, इसलिए ये हो गया सर्क झील। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको सर्क। एक एक चीज़ें मैं समझाते चलूँगा आपको, टेंशन नहीं लेनी आपको। ये देखिए सर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है सर्क। ठीक है, अब आगे आ जाए, यहाँ पर मैं आप दिखाने वाला आपको हॉर्न या श्री गिरिशृंग क्या होता है, और सिरेटेड कटक जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर से मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँगा हॉर्न का। ये देखिए ये है हॉर्न, ये हॉर्न दिख रहा है आपको। ठीक, इसमें देखिए होता क्या है, यहाँ एक सर्क बना हुआ है, यहाँ एक सर्क बना हुआ है, समझ रहे हैं आप बात। इस तरफ एक सर्क बना हुआ है, तो ये जो नुकीला क्षेत्र यहाँ पर रह गया, ये क्या हो गया, हॉर्न। समझ गया आप बात, कि देखिए यहाँ से एक जो है अपर्दन हो गया, यहाँ से अपर्दन हो गया, और यहाँ से एक तरफ अपर्दन हो गया, तीन तरफ से अपर्दन हो गया। तो यहाँ पर एक नुकीली सी जो है पर्वत की घाटी जो है, पर्वत जो नुकीला सा रह जाता है, वो नुकीला सा जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, हॉर्न कहलाता है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकर्णित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन करते रहे जब तक उनके तल जो है आपस में मिल ना जाए, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक नुकीली चोटी का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इधर से भी कोई एक हिमनद जो है वो विघर्षण कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, उधर से भी कर रहा है, या इधर से भी कर रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा प्रकार की तरफ से करे तो फिर वो एक चोटी के रूप में इस प्रकार से नज़र हमें आने लगती है, तीव्र चोटी के रूप में। उसे ही क्या कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है। और लगातार अपर्दन होता रहता है सर्क में, इसलिए उसके दोनों तरफ की दीवारें जो है वो तंग हो जाती है, और उनका आकार जो है कंघी की या आरे की तरह हमें दिखने लगता है, उसे ही कहा जाता है अरेच, है ना। तो ये अरेच जो है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए ये है अरेत, है ना, कि देखिए यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, उस तरफ से हो रहा है, इसलिए ये पूरी यहाँ पर ये जो बनी हुई है ये कहलाती है अरेत। यहाँ पर जो दिखाया हुआ है अच्छे से समझ में आएगा, ये है सर्क, है ना, एक गर्त जो है उस प्रकार से मिल गया है। ये श्रृंग जो है ये है हॉर्न, है ना, क्योंकि इस तरफ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, इधर से हो रहा है, एक विघर्षण हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, इसलिए एक नुकीली चोटी दिखती होती है वो श्रृंग या हॉर्न। और ये अरेत जो है ये है कि जब इस तरफ से भी अपर्दन हो रहा है और इस तरफ से भी अपर्दन हो रहा है, तो होगा क्या कि वहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अरेत दिखेगा, ये जो बना हुआ यहाँ से अपर्दन हो गया और यहाँ से अपर्दन हो गया, तो ये एक पतली सी दीवार से रहेगी ऊपर, ये क्या हो गया, यही अरेत होता है ना, यही अरेत होता है। समझ में आ गया आपको, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ जी, यहाँ ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों ओर, है ना, एक सर्क है उसके दोनों ओर अपर्दन हो रहा है, उसकी वजह से दीवारें तंग हो जाती है, उसका आकार कंघी के जैसे या आरे के समान लगने लगता है, वही क्या होता है, अरेक होता है। और ये अरेत जो है वो बड़ा नुकीला भाग होता है, उस पर चढ़ना जो है वो असंभव ही होता है लगभग, है ना, ये अरेत पे कोई चढ़ नहीं पाता। समझ में आ गया आपको, तो अरेत समझ में आ गया आपको, श्रृंग या हॉर्न समझ में आ गया, सर्क आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है मैटरहॉर्न, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट। ये वास्तविकता में हॉर्न ही है, क्योंकि इनका अपर्दन हुआ है सर्क की वजह से, सर्क जो है उसकी वजह से इनका अपर्दन हुआ है तीन चार तरफ से, इसलिए इनका निर्माण हो गया है। ये मैं आपको बता दूं, मैटरहॉर्न आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, देखिए इधर से भी इसका अपर्दन हो गया, इधर से भी हो गया, इसके पीछे की तरफ जो है वहाँ से भी हो गया, इसलिए क्या है, एक के शीर्ष निकोली चोटी के तौर पे उभर के आ गई सामने, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो जाता है हॉर्न। और यही माउंट एवरेस्ट, देखिए इधर से इसका अपर्दन हुआ है, ग्लेशियर ने इधर से अपर्दन किया है, इधर से अपर्दन किया है, इधर से अपर्दन किया है, इसलिए ये एक चोटी के रूप में, नुकीली चोटी के रूप में नजर आती है। यही है माउंट एवरेस्ट, ये है मैटरहॉर्न जो आल्प्स है यूरोप में, और ये एवरेस्ट कहाँ है, ये तो अपने हिमालय श्रृंखला में पड़ता है, ठीक है। ये आपको हॉर्न वगैरह समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हिमनद घाटी या गर्त। देखिए हमने देखा था कि किस प्रकार से जब नदियां जो है परिवहन करती है पर्वतों से, तो वो वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। युवावस्था में उथली वी आकार की, प्रौढ़ावस्था में ये क्या होता है कि गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। परंतु हिमनद क्या होता है कि वो इस प्रकार से नहीं बहता है,
जल के जैसे हिमनद आगे नहीं चलते हैं, इसलिए जब हिमनद आगे चलते हैं तो वो यू आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जल तो कटाव करते करते जाएगा छोटी सी जगह में भी, मगर जो है बर्फ जो होती है, हिम जो होती है, वो ज़्यादा स्थान घेरती है और ज़्यादा स्थान घेर के चलती है, इसलिए यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। मैं आपको चित्र में दिखा दूँ इस प्रकार से, ये है यू आकार की घाटी। ये जो आपको दिख रही है ना, ये यू आकार की घाटी इस प्रकार से बनती है ना। ये यू आकार की घाटी बनाते हैं, यहाँ से जो है वो चलता होगा अपना क्या, हिमनद आगे बढ़ता होगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक लटकती या हैंगिंग वैली, आपको मैं बता दूं, लटकती वैली है ना, लटकती वैली, हैंगिंग वैली जो है ये क्या होती है, यहाँ से देखिए ये रेन वाटर, ये रिवर जो है वह ये निकल रही है यहाँ से, और यहाँ इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा एक घाटी, वी आकार की घाटी जैसी बन जाती है। जब नदी यहाँ से बहती है तो वो यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक लटकती हुई घाटी हमें प्रतीत होती है, क्योंकि ये घाटी जो है ये इससे ज़्यादा गहरी है, इसलिए इस घाटी से देखें तो ये ऐसा लगेगा कि ये एक घाटी जो है इस घाटी के ऊपर लटक रही है ना। तो यही है लटकती हुई घाटी और हिमनद गर्त, है ना। लटकती घाटी जो है मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ये पाई जा सकती है ना। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये एक बार मैं क्लियर कर दूँ तो समझ में आएगा। ये जो यू आकार की घाटी बन गई है हिमनद की वजह से, ये अगर ये क्षेत्र जो है अगर समुद्र के पास में हो, आप कहोगे सर समुद्र के आसपास में बर्फ कहाँ जम जाएगी, जमती है, जैसे आर्कटिक महासागर हो गया है ना, और अंटार्कटिका महाद्वीप, इनमें क्या होता है कि बर्फ जमती है कहाँ पर, समुद्र के किनारे भी। तो यहाँ पर जब हिमनद जो है आगे बढ़ता है यहाँ से और ये यू आकार की घाटी बन जाती है और उनमें अगर समुद्री पानी भर जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं, फियोर्ड इन्हें कहा जाता है। समझ में आई आपको बात। यहाँ से मैं आपको चित्र की सहायता से बता दूँ, इस प्रकार से देखिए ये यू आकार की घाटी बनी हुई है, इसमें देखिए ये पानी भर गया समुद्र का, इसलिए इसे क्या कह दिया, फियोर्ड, है ना। वास्तविक चित्र में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फियोर्ड है, दुनिया का सबसे गहरा सबसे बड़ा फियोर्ड। ये यहाँ से एक समय में ग्लेशियर बहा करते थे, इसकी वजह से क्या हुआ, बाद में यहाँ पर समुद्र का पानी भर गया, इसलिए ये क्या बन गए, फियोर्ड बन जाते हैं। तो ये देख लिया हमने, चित्र की सहायता से सही से समझ में आता है आपको, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। तो यू आकार की घाटी देख लिया, फियोर्ड देख लिया। अब देख लेते हैं, ये तो अपरदन की वजह से जो स्थलाकृतियाँ बनी वो है। अब ये देख लेते हैं कि इनके निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है। तो आउटवॉश प्लेन जो है वो तो मैंने आपको बता दिया। आउटवॉश डिपॉजिट क्या है कि जब जो अपना ग्लेशियर होता है वो आगे बढ़ेगा तो अपने साथ वो जो हिम है वो अपने साथ क्या होगी कि जो वहाँ की जो शेल वगैरह हो गई, जो वहाँ का मलबा है वो साथ लेके चलती है, इसलिए फिर वो जहाँ पर ये ग्लेशियर समाप्त हो जाता है वहाँ पर ये जमा कर देता है, वही आउटवॉश या आउटवॉश डिपॉजिट वही कहलाता है ना। अब देखिए हिमोड क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हिमोड में एक चीज़ आती है मोरेन्स, है ना। ये मोरेन्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये होती क्या है, ये मैं पहले आपको चित्र की सहायता से मोरेन्स को दिखाता हूँ। ये देखिए मोरेन, यहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आएगा अच्छे से, ये वाला जाएगा मोरेन समझ में। देखिए ये है अपना ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जब आगे बढ़ रहा होता है तो अपने साथ शेल और मलबा जो है वो कैरी करता है, अपने साथ प्रवाहित करता है, परिवहन उनका करता है। तो देखिए इसके पार्श्वों पर और इसके आगे आगे ये अपने साथ मलबा वगैरह लेके चलता है। तो ये जो आपको ये देख रहे हैं पत्थर से, यही मोरेन्स है ना। ये मोरेन जो है अपने साथ मलबा जो आगे लेके चलता है वही कहलाता है मोरेन। समझ में आया आपको, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको एक और चीज़, यूपीएससी के सफ़र में आप हिंदी में हो कि इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश जो है उसे कभी बैर मत रखना, कभी ऐतराज़ मत करना कि इंग्लिश में सर पढ़ा रहे हैं, ये तो दिखा रहे हैं, मैं आप नहीं पढ़ूँगा। मटेरियल ज़्यादा मिलता है इंग्लिश में, जहाँ से भी ज्ञान मिले आप तो लपेट लो बस उसको, वो आपको काम में आ जाएगा, है ना। ज्ञान आपको कौन दे रहा है और कहाँ से मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज्ञान कोई भी दे तो वो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया मोरेन, है ना। अपने साथ जो है ग्लेशियर
जो मलबा, जो शैल वो जो लेकर चलता है, कैरी करता है, परिवहन करता है उनका, वो अपने पार्श्वों पर जमा कर देता है और इसके आगे आगे अपने जमा कर देता है, यही होता है मोरेन्स। देखिए लिखने के लिए एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा ये मेंस में, मगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको पहचानने में ये पिक्चर से आपको सहयोग होगा कि हाँ ये क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसका वर्ड बाय वर्ड एक बार आपको बता देता हूँ, ताकि कल को अगर स्टेटमेंट बनेगा तो वो इसी भाषा में बनेगा। देखिए, हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। तो अंतिम भाग जो है ये इसके अंतिम भाग है, यहाँ पर बनाना है, ये मलबे से ये कटके की जैसे बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, पार्श्विक हिमोड हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक मतलब ये वाले, ये है पार्श्विक। तो पार्श्विक ये हिमोड होते हैं ना, हिमोड मतलब ये मोरेन्स। ये क्या होता है, ये पार्श्विक हिमोड हिमनद घाटी के दीवारों के समानांतर। तो हिमनद की घाटी यही तो है, यही ऐसे इसी प्रकार से तो आगे बढ़ रहा है हिमनद, है ना, तो इसके समानांतर ये बनते हैं। ठीक है, पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये पार्श्विक हिमोड है ना, मैं यहाँ से दूसरा पेन ले लूँ, तो ये पार्श्विक हिमोड है और ये अंतस्थ है, ये वाला हिमोड है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो घोड़े की नाल इसी प्रकार की तो होती है, तो घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण ये कर लेते हैं। बस यही यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर लिखा गया है। ये समझ में आ गया आपको बात, हिमोड या मोरेन्स क्या होता है। चलें आगे, चित्र से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आते हैं एस्कर। एस्कर क्या होता है? एस्कर को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि देखिए जो ग्लेशियर अपना होता है, यहाँ पर आपको बताता हूँ, ग्लेशियर जो है वो हमेशा जो है आगे नहीं बढ़ रहा होता है। उसमें होता क्या है कि वो जब धीरे धीरे पिघलता है तो जो जल होता है वो हिम के नीचे से, जो बर्फ है उसके नीचे से छिद्रों से, देखिए मैं हिम बर्फ का इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द का, आप एग्जाम में हिम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे तो आपको अच्छे से मतलब इजी भाषा में समझाना है ना, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बर्फ के नीचे से पानी क्या होता है, रिस रिस कर नीचे चला जाता है और उस बर्फ के नीचे से ही पानी की नदी जैसी बहने लगती है ना। और पानी के नीचे से अगर नदी बहेगी तो क्या क्या अपने साथ लेके चलेगी, वो जो शैल होगा, जो मलबा होगा, जो गाद होगा, वो लेके साथ में चलेगी और वो उस ग्लेशियर के नीचे ही डिपॉजिट उनको करती जाती हैं। तो जब तक वो ग्लेशियर रहता है तब तक तो वो हमें दिखता नहीं है, परंतु जब वो ग्लेशियर पिघल जाता है पूरा, उसके बाद में हमें वो दिखाई देता है। वो जो ग्लेशियर जो पानी बह रहा था ग्लेशियर के नीचे, वो जो गाद और वो इकट्ठा कर देता है, वो हमें वो ग्लेशियर के पिघलने के बाद दिखाई देता है, और वही क्या होता है, एस्कर। इस प्रकार से जमा हो जाता है। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये एस्कर है। यहाँ पर रियल में आप देखना चाहो तो ये एस्कर है, देखिए इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा पूरा। यहाँ पर एक समय में क्या होता, ग्लेशियर हुआ करता था, उसके नीचे से पानी रिस रिस कर ये गाद इकट्ठा इसने किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ता हुआ, है ना। स्क्रीन में क्लियर कर दूँ ताकि आपको बाद में अच्छे से आप देख पाओ, है ना। इस प्रकार से ये हो गया एस्कर, है ना। यहाँ से और अच्छे से बता दूँ, ये है एस्कर, देखिए इस प्रकार से ये एस्कर आगे बढ़ रहा है, ये है एस्कर। ठीक है, चलें अब मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से, यानी ग्लेशियर पिघलेगा, से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है। हिमतल जो है उसके ऊपर से जल प्रवाहित हो जाएगा, अथवा इसके किनारों से रिस कर ये क्या होता है, बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होने लगता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित हो जाता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती रहती है। ये जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश में चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर ले जाते हैं, जो हिमनद के नीचे बर्फ की घाटी में जमा हो जाता है। हिमनद के नीचे नीचे वो जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद हमें वक्राकार कटक के रूप में, है ना, वक्रकार कटक के रूप में ये हमें नजर आते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, चलें आगे। अब एक हो गया यही आउटवॉश प्लेन। आउट ऑफ प्लेन क्या है कि गिरिपाद का जो का मैदान हो या महाद्वीपीय हिमनद हो। महाद्वीपीय हिमनद मतलब जो महाद्वीप के आसपास बना हुआ वो महाद्वीपीय हिमनद हो गया। गिरिपाद वाला मतलब जो पहाड़ों पर बना हुआ वो। इससे क्या होता है, हिमानी जलोढ़ जो होता है, हिमानी मतलब ग्लेशियर अपने साथ जो जलोढ़ निक्षेप लेके आता है, जिसमें बजरी, रेत, चिका मिट्टी, मृतिका, ये सब जो है, जिस प्रकार से नदी जलोढ़ पंख का निर्माण कर रही थी, जलोढ़ पंख और डेल्टा में मैंने आपको अर्थ समझाया था, तो जिस प्रकार से जलोढ़ पंख का निर्माण कर रही थी, उसी प्रकार से ये लाके वहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं ये ग्लेशियर, और वो जो निर्माण होता है वो कहता है हिमानी धोत मैदान या आउटवॉश प्लेन का निर्माण होता है। मैं चित्र की सहायता से आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ग्लेशियर है अपना, इस तरफ ये बह रहा है। अब क्या होगा, ये अपने साथ जो चिका मिट्टी, गाद, बजरी जो भी लेके आएगा, गोलाश में पत्थर जो भी लेके आएगा, वो लाके यहाँ पर जमा कर देगा, है ना। ये यहाँ पर जमा कर देगा। ये देखिए मोरेन्स है, ये जो इधर है ये मोरेन है। समझ में आ गया आपको? तो ये जो है यहाँ पर लाके इसने जमा कर दिया। ये तो अगर ये जल लाकर यहाँ पर इकट्ठा करता तो उसे हम क्या कहते हैं,
जलोढ़ पंख, परंतु ये लाके यहाँ पर इकट्ठा करता है, इसे क्या कहेंगे, आउटवॉश प्लेन इसे कहेंगे। एक और चित्र आप देख लीजिए, यहाँ ये ग्लेशियर यहाँ से लेके आया और यहाँ पर इसने जमा कर दिया, ये हो गया आउटवॉश प्लेन, है ना, हिमानी झोत मैदान। ये समझ में आ गया आपको? बस, तो एक छोटा सा एक और चीज़ रह गई है समझाने के लिए, ड्रमलिन क्या होते हैं। ये ड्रमलिन क्या होते हैं, देखिए ये ड्रमलिन होते हैं अंडाकार समतल कटकनुमा ये स्थल रूप होते हैं जो रेत और बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन क्या होता है, ड्रमलिन के लंबे भाग जो है हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर बहते हैं, यानी अगर हिमनद इस प्रकार से बह रहा है तो ड्रमलिन भी इस प्रकार से ही आगे बढ़ेगा, और अगर ग्लेशियर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो ड्रमलिन का निर्माण भी अंडाकार रूप से इस प्रकार से होगा। अभी चित्र आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए 1 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं और 30 मीटर तक ऊंचे ये हो सकते हैं, ठीक है। और ये स्टॉस और प्रच टेल होती है, इनकी समझने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको चित्र से बताता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये अंडाकार रूप में बना हुआ है ना पूरा, ये ही है ड्रमलिन। यानी ये किस दिशा को दिखाता है, ये इस दिशा में बह रहा था हिमनद, तो इस प्रकार से ये इसका निर्माण हो जाता है ना, अंडे के रूप में, और ये इसके समानांतर दिशा में ही बहता है। ये आपको याद रखना है किसमें, ड्रमलिन के मामले में। ये 1 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं और 30 मीटर तक ये ऊंचे हो सकते हैं। इस वाले चित्र में मैं आपको एक बार फिर से यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये है ड्रमलिन, ये जो यहाँ पर अब दिख रहा होगा आपको, ये ड्रमलिन है, ये है ड्रमलिन, ये है ड्रमलिन। इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है ना हिमनद, तो यहाँ पर इन ड्रमलिन का निर्माण होता है। यही चिका मिट्टी गाद वगैरह के ये सब बने हुए होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, है ना। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम तरंग और जो धाराएं होती हैं उनके द्वारा किस प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है वो हम देखने वाले हैं। तो आज हमने इसके बारे में देख लिया कि हिमानी जो होती है उसके द्वारा कौन कौन से भू आकृतियां उनका निर्माण हो जाता है ना। ड्रमलिन हमने देख लिया, एस्कर हमने देख लिया, आउटवॉश प्लेन हमने देख लिए, है ना। मोरेन हमने देख लिए, मोरेन मतलब ये जो आगे बढ़ता हुआ ये जो इकट्ठा करता है यहाँ पर, ये है मोरेन, ठीक है। हिमोड हमने यानी मोरेन देख लिया वही, ठीक है। निक्षेप आउटवॉश हमने देख लिया। फिर यहाँ पर हमने फ्योर्ड देखा था, ये FJORD है ना, इसको प्रोनाउंस फ्योर्ड करते हैं, यानी कि जो यू आकार की घाटियाँ बनी होती हैं उनमें अगर समुद्र के किनारे वो और उनमें पानी भर जाए अगर समुद्र का, तो वो फ्योर्ड का निर्माण कर लेते हैं। यू आकार की घाटी हमने देख ली, लटकती हुई घाटी हमने देख ली, है ना। मैटरहॉर्न और एवरेस्ट का पता हमने देख लिया कि मैटरहॉर्न आल्प्स की जो है सबसे ऊंची चोटी है और एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एक प्रकार का हॉर्न ही है, ये हमने देख लिया। हॉर्न और श्रृंग हमने देख लिया कि 3 तरफ से अगर उसका अपर्दन हो जाए तो वो हॉर्न के रूप में बन जाता है। ये सब चीज़ें हमने देख लिया। सर्क हमने देख लिया, गंगा नदी के बारे में हमने जानकारी ले ली, हिमनद के रूप में हमने जानकारी ले ली, है ना। तो आज का जो लेक्चर है उसे हम यहीं समाप्त करेंगे। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम तरंग और जो समुद्री धाराएं होते हैं उनके वजह से किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनके अपर्दन से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनके निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। आप ऐसे सोच रहे हो कि सर तो ऐसे पढ़ा रहे हैं टाइम पास करने के लिए, तो नहीं, प्रिपेयर हमें सबके लिए रहना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और लैंग्वेज यही होगी जो किताब में लिखा हुआ है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप PDF आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।